ओके सो प्यारे बच्चों, देखो हम लोगों ने दो प्रकार के इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा है। एक जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बट देखो, जितने क्लियरली हमें मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों को आंसर्स चाहिए कि यार ये कैरेक्टर्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं जो ऑब्जर्वेबल चीजें हैं जैसे कि फिनोटाइप या जीनोटाइप, ये ऑब्जर्वेबल चीजें हैं। बट ये पूरी तरह से आंसर नहीं दे पाते कि जो चेंजेस होते हैं जो भी है ना, या जीन का एक्सप्रेशन होता है, या फिर इस तरह से कि एक्चुअली केमिकल नेचर क्या है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा और भी डेप्थ में जाते हैं, क्रोमोसोम, डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के भी सीक्वेंसेस, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो फिर जेनेटिक मटेरियल की खोजबीन होना शुरू हुई। देखो, पहले तो आइडिया ही नहीं था कि कौन सा केमिकल है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो कि मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो चैप्टर है, इसमें हमारी एनसीईआरटी भी एक प्रॉपर हेडिंग देती है। ठीक है, हेडिंग क्या है? हेडिंग बहुत ही सिंपल है, वो है द सर्च, है ना, फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो फिर ये जो जेनेटिक मटेरियल जिसके हम लोग ढूंढना चाहते हैं वो क्या है भाई, ये में शुरू हुआ। देखो, हम लोग जानते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा और भी डीप में जाए तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। हैमरलिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्क किया ऑन द एसिटाबुलारिया नाम ऑफ है, एसिटाबुलारिया नाम का एल्गी है। ठीक है, इस एल्गी के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने ये कहा हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट में, अब इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, बट हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये सजेस्ट किया कि देखो, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अ सेल, ये उन्होंने कहा। ठीक है, अगर ऐसा है, मतलब अगर न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट है, तो एक हमारा गेस है कि यार कोई भी जो मटेरियल है वो शायद न्यूक्लियस में होना चाहिए। ये बस अंदाजा था, बट इससे कुछ है ना कंफर्मली नहीं कहा जा सकता कि केमिकल कौन सा है। देखो, न्यूक्लियस में जो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, तो सब लोगों ने सोचा यार न्यूक्लियस में तो जो कंपोनेंट होते हैं वो तो है दो इंपॉर्टेंट। एक होता है बच्चों प्रोटीन, है ना, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है बच्चों न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये कंपोनेंट है। तो देखो, आज हम लोग जैसे कि जानते भी है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, और सम केसेस वायरस के केस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बट पहले हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता था, तो सबके ऊपर मतलब इवन लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनका भी नंबर था। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने सोचा। देखो, ये सबसे पहली चीज है कि जब हमने न्यूक्लियस की स्टडी की, तो सबसे पहले नाम था बेटा जिनका, जिनको हम लोग कहते हैं फ्रेडरिक मिश्चर। ठीक है, ये जो भाई साहब है, इन्होंने सबसे पहले इस चीज को डिस्कवर किया। ठीक है, मेंडल जो क्या कहते थे, फैक्टर्स या कहते थे या डिटर्मिनेंट कहते थे, इन चीजों के बारे में जो है, तो ये जो है फ्रेडरिक, इनका नाम लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो भाई साहब है, इन लोगों इन्होंने, क्या हो रहा है, फ्रेडरिक मिश्चर, ठीक है, ये है उनका नाम। ही ऑब्जर्व इन द पस सेल्स। ठीक है, तो भाई साहब ये हॉस्पिटल्स के बाहर जो हम लोग है ना बैंडेज वगैरह निकाल करके फेंक देते हैं, वो कलेक्ट करते थे ये फ्रेडरिक मिश्चर। और है ना, उसमें से कलेक्ट कर करके बहुत सारा पस जमा किया, और उसमें से फिर सेल्स आइसोलेट किए, न्यूक्लियस आइसोलेट किया, और फिर उसमें केमिकल ढूंढा और उसको नाम दिया न्यूक्लिन, है ना। तो ये नाम उन्होंने दिया न्यूक्लिन, और ये कहा कि ये वाला कंपोनेंट है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा साइंटिस्ट जैसे कि अल्टमैन,
अल्टमैन ने कहा कि यार देखो, ये जो न्यूक्लियन डिस्कवर किया गया है ये एक्चुअली एन एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, सो इट इज एन एसिडिक कंपोनेंट, इसीलिए इसको फिर नाम हमने रखा बच्चों न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी जर्नी है ना। न्यूक्लियन सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया है ना, जैसे आज हम लोग वर्नेलिन बोलते हैं या तो हम लोग फ्लोरिजिन ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं, है ना, वर्न है ना। इसमें आपको वर्नलाइजेशन प्रोसेस में या तो फोटो पीरियोडिज्म में हम लोग ऐसे वर्ड तो बोलते हैं, बट क्या हमें एग्जैक्ट आइडिया है कि कौन से मॉलिक्यूल से, तो नहीं है। वैसा ही बेटा फ्रेडरिक मिक्सचर एक है ना, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल चीज सबको बताई कि हाँ भाई देखो ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हमें चाहिए कि यार एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो जो सबसे पहली जो मतलब एकदम इम्पोर्टेंट सी बात होती है, ठीक है, तो वो जो मतलब क्या बोलते हैं एविडेंट एक्सपेरिमेंट जो किया था, है ना, वो तो है कि देखो हम लोग 1930s तक या 1926 तक हम लोगों को ये पता ही नहीं चला था कि एक्चुअली है क्या ये मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में भी जैसा स्टेटमेंट है कि बाय 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म, है ना, फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रिसर्च रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब 1926 या 1930s आते आते बेटा लोग समझ गए कि यार हमें और भी ज्यादा डीप जाना पड़ेगा। ये जो भी है ना मेंडल ने किया है या सुटॉन बावेरी ने या मॉर्गन ने जो कुछ भी किया था वो हमें कंप्लीट आंसर नहीं दे सकता, है ना। जो हमें एक्चुअल जो आंसर चाहिए वो आंसर हमें कंप्लीट मिल नहीं सकता। तो फिर डेफिनेटली शुरू हुई बेटा खोज, सर्च किसके लिए बेटा, जेनेटिक मटेरियल की। तो सबसे पहला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब यार इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो मैं एक बात बोली सिंपल सी बोल देता हूँ, इस चैप्टर में डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा आप कहीं से भी पढ़ोगे आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट्स वो बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आते हैं भाई साहब जो है 1928, है ना, ये ईयर है, इसीलिए हम लोग 1926 या 1930s तक ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आते हैं भाई साहब का नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, तो ये है, अभी भाई साहब बोलना भी गलत है, दादाजी है। ठीक है, ये तो गए। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब इनके बेसिक जो कंसेप्ट है उसको हम समझ सकते हैं। अभी हम लोग इसके कंसेप्ट को है ना प्रॉपरली समझते हैं। चलो, अभी मेन चीज है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ मतलब होता है कि एक बैक्टीरियल स्ट्रेन अपनी जो है क्वालिटीज है वो बदल देता है, अचानक से बदल देता है ना। ये क्या है इसको हम थोड़ा सा बेसिकली समझ सकते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया था वो था बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, नाम है बैक्टीरिया का डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, तो ये है बैक्टीरिया का नाम डिप्लोकोकस निमोनी। देखो अगर हम डायग्रामेटिकली इसको ड्रॉ करें तो कोकस मतलब सर्कुलर बैक्टीरिया होता है और ये दो सर्कल्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से डिप्लोकोकस निमोनी, देखो हम लोग इसको स्ट्रेप्टोकोकस भी कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे बुक्स में आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी लिखा हुआ दिखेगा। देखो स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या है बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है चैन। अभी मतलब सपोज अगर मैं 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने इस तरह से 5 बेटा बैक्टीरियल सिंगल सेल्स को अरेंज कर दिया तो ये बन गई लाइन। तो देखो इसमें भी आप देखो ये दो अगर थे तो डिप्लोकोकस है, अभी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो स्ट्रेप्टोकोकस है। ओवरऑल इम्पैक्ट उसका सेम है, वही स्पेसीज है, वही है ना चीज है जिसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज द ओनली सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। देखो अब हमें इस एक्सपेरिमेंट को सही ढंग से समझना है। इन्होंने क्या किया था, दो स्ट्रेन लिए थे। ही कंसीडर्ड 2 स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया। नाउ ये जो बैक्टीरिया है
ये निमोनिया कॉज करता है ना, जैसे नाम से समझ में आता है, ठीक है, इट कॉजेज द निमोनिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जिस तरह से बुक्स में लिखा है वैसे नहीं बोलूंगा, आपको एकदम समझ में ही आ जाए कंसेप्ट पहले से ही, ऐसे मैं आपको इसको समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो लेट बिगिंस कि पहले कारण समझ लेते हैं, जो ग्रिफिथ को भी नहीं पता था हम लोग वो समझ लेते हैं, तो हमें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट तुरंत समझ में आता है। देखो, अभी उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए हैं बैक्टीरिया के। एक स्ट्रेन है उसको हम लोग कहते हैं, देखो ये है वो बैक्टीरिया जो कोकस हमने एक सिंगल ही निकालते हैं। अब इसके ऊपर इसका सेल वॉल प्रेजेंट है बच्चों, इट हैज अ सेल वॉल, ये देखो इसका सेल वॉल प्रेजेंट है। अब इसको इस बैक्टीरिया के ऊपर है ना, देखो ये सेल वॉल है, ये है सेल वॉल। अब इसको हम लोग R2 स्ट्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, R2 स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है, ऑफ डिप्लोकोकस निमोनिया। अब ये R2 का क्या मतलब है, R का मतलब होता है रफ कॉलोनी, रफ कॉलोनी, ठीक है। अगर आप एक पेट्री डिश लेते हो और उस पेट्री डिश के ऊपर है ना, मतलब आप है ना कल्चर मीडिया लेते हो, और कल्चर मीडिया के ऊपर है ना अगर आप इस बैक्टीरिया को ग्रो करोगे, तो आपको एक बढ़िया चीज देखने को मिलेगी कि ये जो बैक्टीरिया है इसका एक स्मूथ नहीं तो रफ कल्चर आपको ग्रो होते हुए, इरेग्युलर रफ कल्चर आपको ग्रो होते हुए दिखाई देता है। मतलब इसकी जो कॉलोनीज बनती है वो प्रॉपरली प्लेट के ऊपर स्मूथ सरफेस नहीं बनाती, इसीलिए उसको हम लोग रफ कॉलोनी कहते हैं, और इसीलिए उसको हम R2 स्ट्रेन कहते हैं। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ वो है कि ये जो कॉलोनीज है, मतलब ये जो R2 स्ट्रेन है, ये नॉन वायरुलेंट है। इसका मतलब है कि बेटा ये निमोनिया कॉज नहीं कराता, ठीक है, ये निमोनिया कॉज नहीं कराता। अब इसके अंदर देखो इसका खुद का डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। नाउ दिस इज द बैक्टीरिया। अब बेटा हम लोग बात करते हैं एक और स्ट्रेन के बारे में। देखो बच्चों, यहाँ पे वैसा ही हमने एक और बैक्टीरिया ड्रॉ किया। ये जो बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस बैक्टीरिया को अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देता है कि यार इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है, ओके सेल वॉल है तो है। बट एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंटली नोट करने जैसी है कि इस बैक्टीरिया के ऊपर इस तरह से आपको सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल का प्रेजेंस देखने को मिलता है। So this bacteria have the capsule on the cell wall. ठीक है, तो ये है बच्चों कैप्सूल ना। अब अगर आप इसको हम लोग S3 इस तरह से नाम देते हैं ना। देखो अगर हम इसको बढ़िया ध्यान से देखेंगे तो इसकी अगर कॉलोनीज हम लोग पेट्री डिश के ऊपर बनाते हैं, ठीक है, ऐसा अगर हम पेट्री डिश लेते हैं और अगर इस पेट्री डिश के ऊपर बेटा है ना न्यूट्रिएंट मीडिया लेंगे, और न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर जब इसकी कॉलोनीज हम लोग बनाते हैं, तो बच्चों हम लोगों को कॉलोनी जो उसकी मिलती है वो एकदम से स्मूथ कॉलोनी मिलती है ऑन द अगार मीडियम, ऐसे है ना इरेगुलर रफ कॉलोनी नहीं मिलती। तो इसीलिए एस फॉर द स्मूथ कॉलोनी, सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्मूथ कॉलोनी। बट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि ये जो S3 स्ट्रेन है बेटा ये है वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब है कि ये निमोनिया कॉज कराता है, ठीक है, ये निमोनिया कॉज कराता है। तो देखो अब मैं आपसे सबसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों जो बैक्टीरिया में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। नॉर्मली आप समझते हो कि यार एक के ऊपर कैप्सूल है और एक के ऊपर कैप्सूल नहीं है। कैप्सूल होने से क्या फर्क पड़ता है, देखो बहुत सिंपल है कि ये जो बैक्टीरिया जब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया किसी भी माइस के अंदर जाएगा है ना, तो माइस के जाने के बाद में डब्ल्यूबीसीज इसको खाने की कोशिश करेंगे, इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, इसको मारने की कोशिश करेंगे, माइस के जो डब्ल्यूबीसीज है वो। बट क्योंकि ये कैप्सुलेटेड है ये स्कीप कर जाएंगे, ठीक है, और बच जाएंगे और निमोनिया कॉज करा करके उस माइस की डेथ करा देंगे। इतना क्लियर है ना। ऑन अदर हैंड ये वाला जो रफ स्ट्रेन वाला है इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या ये डिसीज कॉज नहीं करा सकता, करा सकता है, बट प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है। अब कैप्सूल नहीं होने की वजह से क्या होता है, ये जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो जैसे ये ब्लड में एंटर होते हैं माइस के, ठीक है, वैसे बेटा डब्ल्यूबीसीज इसको पूरी तरह से ये जितने भी जाएंगे सबको पकड़ के खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो दिस वे एन रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट हो जाता है। इतना क्लियर है, यस और नो? बच्चों, यस एवरीवन इज क्लियर? नाउ आई वांट टू आस्क यू ऑल अ सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही एक सिंपल।
ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्या डिफरेंस होगा कि एक के ऊपर कैप्सूल ही नहीं बन रहा और दूसरे के ऊपर कैप्सूल है? तो इसका एक सिंपल आंसर मैं दे देता हूँ। द सिंपलेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इट्स अ वेरी सिंपल आंसर, यू नो। इसका इसका मतलब ये है कि इसका जो डीएनए है बच्चों, ये जो यहाँ पे स्मूथ स्ट्रेन है, इट हैज द जीन फॉर द कैप्सूल फॉर्मेशन। इसके डीएनए में वो जीन है जो कैप्सूल बना सकता है, पर वैसा ही जीन इसके डीएनए में नहीं है, इसीलिए वो नहीं बना सकता। अब मैं आप सबको, है ना, मतलब आप बहुत ही टैलेंटेड लोग हो, तो मैं एक सादा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या मैं रफ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ? कैसे करूंगा, अगर करूंगा तो? हाउ आई कैन डू कि मैं एक जो रफ बैक्टीरिया है, रफ स्ट्रेन वाला, उसको क्या मैं स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस, वी कैन। नो नीड ऑफ हाइब्रिड, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। वी हैव टू ट्रांसफर दिस जीन, मतलब यहाँ जो जीन प्रेजेंट है ना, यहाँ जो डीएनए प्रेजेंट है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन तो बताया रे मैंने, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि ट्रांसडक्शन होता है, कॉन्जुगेशन होता है। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में जीन को ट्रांसफर कर सकता है, डीएनए ट्रांसफर कर सकता है। तो अगर मैं ये वाला जो जीन, कैप्सूल का जीन, रफ बैक्टीरिया में डाल दूं, जो कि ग्रिफिथ को नहीं पता, ये सब ग्रिफिथ को नहीं पता था, उसने सुपरफिशियल एक्सपेरिमेंट किया और जबरदस्त रिजल्ट बताया, ठीक है। तो जीन अगर चला जाए तो देखो हम थोड़ा क्या करते हैं, मान लेते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देना बेटा सब बच्चे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो स्मूथ स्ट्रेन है, दिस स्मूथ स्ट्रेन के जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं बेटा हीट किल करते हैं इनको, ठीक है। स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया है, उनको हीट किल कर दो। अब हीट किल करोगे मतलब क्या है ना, ये जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, उसके फ्रेगमेंटेशन हो जाएंगे, ठीक है, हर चीज अलग अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब इस टेस्ट ट्यूब में जो भी हमारे पास में टेस्ट ट्यूब है बच्चों, इसमें उस स्मूथ बैक्टीरिया के, स्मूथ स्ट्रेन के बहुत सारे कंपोनेंट है, प्रोटीन्स है, डीएनए है, आरएनए है, सब कुछ है जो हीट किल्ड है, ये जो है इसमें, ठीक है। हमने क्या किया, एक यहाँ पे इस तरह से बेटा पेट्री डिश लिया, और यहाँ पे बेटा हम लोगों ने इसको तैयार रखा पेट्री डिश, और यहाँ पे ये एक और टेस्ट ट्यूब लिया बच्चों। अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, R2 जो रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है उसको ग्रो करना शुरू किया। ये है ए नाम का टेस्ट ट्यूब, और ये है बी। बी में क्या है रे, बी में क्या है बताओ, S3 के हीट किल्ड फ्रेगमेंट्स है। वो बैक्टीरिया जिंदा नहीं है, S3 इज डायड बिकॉज इट इज हीट किल्ड। किल्ड मतलब, है ना, ये लिख लेते हैं चलो। तो हीट किल्ड है मतलब बैक्टीरिया की डेब्रीज है ना, बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरिया का आरएनए है, बैक्टीरिया का प्रोटीन है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें इस बी टेस्ट ट्यूब में से ए टेस्ट ट्यूब में मटेरियल डाल देंगे, सब कुछ जो भी है यहाँ पे, फिर है ना थोड़ी देर वेट करेंगे, जिसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं, वेट फॉर सम वाइल, एंड व्हाट यू हैव टू डू नाउ, स्टार्ट ग्रोविंग, है ना, यहाँ पे इस पेट्री डिश के ऊपर, यहाँ से सारे बैक्टीरिया ले लो और उनको इस पेट्री डिश के ऊपर ग्रो करना शुरू करो। आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा एक चमत्कार, और वो चमत्कार क्या है, ठीक है, आपको दिखेगा कि यार इसके ऊपर तो स्मूथ बैक्टीरिया की कॉलोनीज ग्रो हो रही है, ठीक है। यू विल सी द कॉलोनीज ऑफ द स्मूथ बैक्टीरिया, नाउ दैट इज व्हाट द थिंग। अब ये ऐसे हुआ कैसे, हुआ कैसे भाई, कि, है ना, या हुआ कैसे, तो मैंने कारण आपको बता दिया कि बाय एनी वे, बाय एनी मींस, the DNA or the gene for the capsule formation is transferred, is carried to the R2 bacteria। ये जो लिविंग बैक्टीरिया है बच्चों, इस लिविंग बैक्टीरिया में इसमें से ये जो डेब्रीज है, इस डेब्रीज में से जो भी डीएनए था, है ना, जो भी कैप्सूल का जीन था या स्मूथ बैक्टीरिया का जो डीएनए था, वो ट्रांसफर हो गया। अब ये चीज आज हम लोग जानते हैं, ग्रिफिथ को ये पता नहीं था, ठीक है। तो उसने जो रिजल्ट दिया वो बड़ा ही अजीब सा था। नाउ इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको रोक देते हैं, इसी पॉइंट पे हम वापस आएंगे थोड़ी देर बाद में। लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ग्रिफिथ, ठीक है। अब ये ग्रिफिथ भाई साहब ने किया क्या, चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपली।
उन्होंने क्या किया, माइस जो होते हैं उनको इंजेक्ट करना शुरू किया। पहली स्टेप है उसकी, फर्स्ट स्टेप इज कि उन्होंने एक माइस लिया, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये जो माइस है इसको इंजेक्ट किया बेटा उन्होंने इंक्यूबेट किया हुआ सिर्फ R2 लिविंग स्ट्रेन, ठीक है, जो भी लिविंग बैक्टीरिया है R2 वो इस माइस के अंदर टोच दिया भैया, इंजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही R2 लिविंग स्ट्रेन इसमें डाला तो है ना, थोड़ी देर वेट किया गया तो पता चला कि ये जो माइस है उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो दिस माइस विल सर्वाइव, कुछ नहीं होता उसको, क्योंकि निमोनिया होगा नहीं, क्योंकि R2 इज अ नॉन वायरुलेंट, है ना। दूसरा है सेकंड स्टेप जो उन्होंने उठाया, वो इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड स्टेप व्हाट ही डिड, ठीक है, इन्होंने S3 स्ट्रेन ले लिया, ठीक है। अब S3 भी लिविंग है, उनको लिया और इंजेक्ट कर दिया यार, और इंजेक्ट किया तो रिजल्ट आया कि यार माइस को हो गया निमोनिया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बेटा इट रिजल्टेड इनटू द डेथ ऑफ द माइस, मर गया यार, है ना, डेथ। अब यार तीसरी चीज आती है, थर्ड थिंग आती है, तीसरी स्टेप। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स उसने उठाई वो बड़ी कमाल की थी, ठीक है। इसने क्या किया, पहले जो S3 बैक्टीरिया है जो कि वायरुलेंट है उसको हीट किल किया, मतलब ये लिविंग नहीं है, ये हीट किल्ड है। हीट किल्ड S3 को बेटा इंजेक्ट कर दिया यार। अब जब इंजेक्ट किया तो पता चला, उसको लगा कि यार S3 तो है ना, कोई भी चीज हो उसका टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें होगा डिसीज पर, तो ऐसा हुआ ही नहीं, ये माइस सर्वाइव कर जाता है, मतलब उसको ना निमोनिया हुआ ही नहीं, सोचने वाली बात है। बट ये जो फोर्थ स्टेप उसने ली है वो रिवोल्यूशनरी थी, है ना, जिसने बेटा सभी जो भी मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जो लोग सोच रहे थे कि यार क्या करे क्या करे, तो ग्रिफिथ ने एकदम से मतलब है ना बाजी ही पलट दी। एक सिंपल फोर्थ स्टेप, सी व्हाट ही डिड, उसने एक जो ही माइस है उसके पास उसको लिया एंड देन सी इस तरह से, एंड उसने एक इंक्यूबेशन मिक्सचर बनाया, S3 हीट किल्ड प्लस R2 लिविंग। देखो हीट किल्ड S3 माइस को मारता नहीं है, R2 लिविंग भी बेटा माइस को नहीं मार सकता, बट रिजल्ट ये आया कि यार माइस को निमोनिया हुआ और माइस की डेथ हो गई। नाउ ये शॉकिंग है, अब ये हुआ क्यों यार, ठीक है, तो इसकी ऑटोप्सी की गई, माइस की ऑटोप्सी की गई, मरा क्यों, अरे S3 हीट किल्ड काम से गया है, वो तो मार ही नहीं सकता, R2 लिविंग भी मार नहीं सकता, ये मर गया क्यों, इसको निमोनिया हुआ कैसे, आर यू गेटिंग दिस, यस और नो, ये क्वेश्चन है। तो जब ऑटोप्सी की गई, मतलब जब इसका सीरम निकाला गया, ब्लड सीरम इज आइसोलेटेड, ठीक है, और इस ब्लड सीरम को जब हम लोगों ने कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो करने को लगाया, क्योंकि देखो अगर निमोनिया हुआ है, ठीक है, तो वो तो S3 ही कॉज करा सकता है, तो जब हमने कल्चर मीडिया पे उसको ग्रो किया तो शॉकिंगली वी गॉट दिस वन, ठीक है, वी गॉट द स्मूथ कॉलोनी, S3 की कॉलोनी मिली यार। मतलब आपने क्या किया था, S3 को किल करके डाल दिया था, R2 को लिविंग करके डाला था, दोनों का मिक्सचर बनाया, फिर उसको इंजेक्ट किया, और जब आपने इंजेक्ट किया तो फिर आपको S3 की कॉलोनीज मिली। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि R2 बैक्टीरिया जो है, रफ बैक्टीरिया जो है, रफ स्ट्रेन जो है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द, है ना, स्मूथ में, ट्रांसफॉर्मर देखा है ना मूवी, वैसे ही है, तुरंत बदल गया भाई, है ना। ना ये हुआ क्यों, क्यों हुआ यार, ऑब्वियसली इसका आंसर मैंने यहां दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो भी S3 हिट किल्ड है उसके डेब्रीज में, है ना, वो चीज प्रेजेंट है, अब वो DNA है, RNA है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है हम नहीं जानते, वी डोंट नो, ग्रिफिथ को नहीं पता क्या है इसमें, वी डोंट नो इट, बट जो कुछ भी S3 में था वो R2 बैक्टीरिया के अंदर गया और उस R2 बैक्टीरिया को बदल करके S3 में कन्वर्ट कर दिया, आर यू श्योर, है ना। तो फिर ग्रिफिथ बोलता है कि उस सब्सटेंस को देखो, इट्स ना प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ सब्सटेंस है, केमिकल है, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा ऐसी कोई ना कोई चीज थी जो कि ट्रांसफॉर्म कर गई,
है ना। तभी तो बेटा हमें जो R2 बैक्टीरिया यहाँ पोर किए थे हमने, है ना, यहाँ पे वो H3 में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि द केमिकल द मॉलिक्यूल, ठीक है, इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखो यहाँ प्रिंसिपल का मतलब कोई सिद्धांत नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। यहाँ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का मतलब है बेटा वो पार्टिकल, वो कंपोनेंट, वो केमिकल, ठीक है, वो सब्सटेंस। आपको समझ में आ रही है? तो वो क्या चीज है वो अननोन है। ग्रिफिथ को बिल्कुल नहीं आइडिया ही नहीं, क्योंकि उस वक्त आप देखो यार 1928, उस वक्त इसना इतना केमिकल एडवांसेस बिल्कुल भी नहीं थे जो आज है, या उसके बाद में 1950s में जो आया दौर, ठीक है, मतलब आफ्टर डिस्कवरीज, ठीक है। अब द ग्रिफिथ और भी उन्होंने बेटा स्पीड पकड़ी इसकी खोज में। तो बेटा द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ वाज अनअवेयर अबाउट दिस, बट फिर भी अगर आपको दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति पूछा जाए, अ पर्सन who successfully transferred a gene from one bacteria to another bacteria, जिसको खुद को नहीं पता है but he did it very successfully, the answer is Griffith. yes or no? आपको दिख रहा है ना उसने किया सक्सेसफुली यार, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया। yes or no? yes। अगर आपको याद हो तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन के बीच का डिफरेंस आपको रिवीजन क्लास में बताया था। yes or no? yes एवरीवन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी बैक्टीरिया में सराउंडिंग मीडिया से अगर डीएनए जाएगा तो उसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन कहता हूँ, है ना। तो यहीं से तो वर्ड आया है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से। यस और नो, है ना। वायरस के थ्रू गया तो ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू गया तो कॉन्जुगेशन, है ना। सराउंडिंग मीडियम से डायरेक्टली गया, यहाँ तो वही हो रहा है ना यार। ये R2 है, वहां पे ये हम लोग डाल देंगे, इधर कोई तो डीएनए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूँ, देखो बच्चों, ये है R2 बैक्टीरिया, R2 बैक्टीरिया, इसके सराउंडिंग में बेटा डेब्रीज है। किसके डेब्रीज है यार? ये सारे हीट किल्ड H3 के, ठीक है। मान लेते हैं ये वाले डेब्रीज जो है, ये वाला जो है उसका डीएनए है, ये डीएनए है, और यही डीएनए अंदर घुस गया, ठीक है। तो मेनली ये जो है R2 वाला खुद का डीएनए था ही, इसका भी डीएनए चला गया अंदर, और इसने क्या लेके गया? कैप्सूल वाला जीन लेके चला गया। बट ड्यू टू हीट डीएनए शुड बी डीनेचर्ड ना, सो हाउ डज इट फंक्शन? देखो अब लोग पहले तो ये समझे बेसिकली कैसा है कि देखो हीट के वजह से इंसान जल जाता है, ठीक है ना। burn, you know, sunburn is different, you know, burning is different. Any metal, any element, any molecule have a particular melting point, yes or no? hmm? है ना, इतना तो जानते हैं हम लोग, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है, मतलब आप बोलोगे सर हीट से तो डीएनए बिल्कुल जली जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, यस और नो। ये कोई एक दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा भाई साहब ने, रिपीटेडली करके देखा, ठीक है। कभी कम टेम्परेचर पे हीट किल किया, कभी ऐसे करके उसने देखा, एक बार हीट हो गया। So that is the simple thing we have to understand. Okay? Denaturation of DNA, melting of the DNA is a different case. Okay? Denaturation of heat killing of the, what we can say, the bacteria is a different case. You know. Now यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा नोटिस करते हैं बच्चों, बिल्कुल अगर हम बेसिकली पॉइंट पे आते हैं, तो जो भी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है ये क्या करता है? ये डोर्स ओपन करता है मॉलिक्यूलर, है ना, जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसकी खोजबीन करने के लिए जो है डोर्स ओपन कर लिए। मैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सब बढ़िया जवाब दो, ठीक है। चलो बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा ये आप देख रहे हो, ये जो डेथ हुई है लास्ट 4th स्टेज में, उसका जब ब्लड सीरम हमने निकाला तो हमें कौन सी कॉलोनीज मिली रे, कौन सा बैक्टीरिया मिला? H3, ठीक है। सेम टू सेम जब ये इसकी डेथ हुई ना बच्चों, तो अगर आप इसका सीरम आइसोलेट करोगे
ठीक है, ये जो माइस है इसका सीरम आइसोलेट करेंगे तो आपको कौन सी कॉलोनीज मिलेंगी? ऑब्वियसली बेटा अगेन यू विल गेट द स्मूथ कॉलोनीज, मतलब ही S3 मिलेगा, क्योंकि वही हुआ ना, स्मूथ है तो ही तो मरेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो है ना, ये माइस है, ये माइस, इसका अगर आप सीरम निकालोगे तो आपको कौन सी कॉलोनीज मिलेगी बताओ? ये माइस सरवाइव किया है ना, इसका सीरम निकालो, है ना, तो आपको कौन सी कॉलोनीज देखने को मिलेगी? यस, कितने लोगों का आंसर आता है इसका? ठीक है, या E1, ये देखो इधर ये S3 हिट किल्ड है, ये है ना, ये सरवाइव कर गया, तो इसका अगर आप लोगों ने सीरम आइसोलेट किया तो आपको क्या मिलेगा भाई? तो आंसर इज नथिंग, वी डोंट गेट द बैक्टीरिया। व्हाई? बिकॉज जैसे R2 ब्लड में घुसा माइस के तो उसके WBCs ने उन्हें मार दिया। अगर वो जिंदा होते तो बेटा उसे भी निमोनिया होता, उसे डिसीज ही इसलिए नहीं हुआ क्योंकि R2 सर्वाइव ही नहीं कर पाता माइस के अंदर, WBC से खत्म कर देते हैं। सो सीरम में यू गेट नथिंग, नो कॉलोनी, हियर आल्सो द सेम थिंग, नो कॉलोनी, है ना। ये इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है और हम कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे R2 जवाब देते हैं। R2 क्यों देना है भाई? व्हाई इट इज R2? R2 तो जाएगा तो मर जाएगा उधर ब्लड के अंदर, माइस के अंदर, बचेगा ही नहीं, मैं नहीं बचेगा इधर, है ना, ये सही डायलॉग है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि R2 जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, सो दैट इट कैन नॉट कॉज द डिसीज टू द माइस। अगर वो सरवाइव कर जाता उधर तो बेटा माइस की तो डेथ होनी थी। यस और नो? तो देखो, पहला नो कॉलोनी, दूसरा बेटा स्मूथ, फिर से नो कॉलोनी, फिर से बेटा स्मूथ कॉलोनीज आपको मिलेगी। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, वेरी इजीली, है ना। कुछ भी नहीं, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने किया था यही पूछेंगे, है ना। सीरम वाला एक क्वेश्चन थोड़ा सा, है ना, एम्स का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। अगर आपने R2 लिविंग स्ट्रेन डाला है तो बेटा कुछ भी नहीं निकलेगा, कोई कॉलोनी नहीं बन सकती, बिकॉज इट विल बी डेड, bacteria will die, it will not survive inside the bloodstream of the or in front of the WBCs of the mice, है ना, इम्यून सिस्टम के सामने टिकेगा नहीं। तो ये रहा बेटा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जो हमें ये तो नहीं बताता कि कौन सा मॉलिक्यूल है, एक्चुअली DNA है या RNA है या प्रोटीन है, ऐसा कुछ नहीं बताता, बट ये सजेस्ट करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल है, ठीक है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह सकते हैं। एक्चुअली वो कौन सा मॉलिक्यूल है ना, वो बिल्कुल भी किसी को भी आइडिया नहीं था। ठीक है, यस और नो? ठीक है, सो द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फॉर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बायोकेमिकल नेचर जो है जेनेटिक मटेरियल का डिफाइन नहीं कर सकता, इसीलिए इसके बाद का एक्सपेरिमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो बहुत सालों बाद में 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि यार ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्चुअल बायोकेमिकल नेचर है क्या, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये उन्होंने ढूंढा। तो बेटा उन साइंटिस्ट का नाम है, एक का नाम है बेटा एन ऑसवाल्ड एवेरी। ठीक है, एक भाई साहब है जिनका नाम है ना कोलिन मैक्लियॉड, और दूसरे भाई साहब है उनका नाम है मैककार्टी। ठीक है, देखो ये एक्सपेरिमेंट कब आया है, इन 1933 टू 1944, ये ड्यूरेशन में आया है। ठीक है, अब अगर नोटिस करो तो यार बहुत साल निकल गए, है ना, बहुत साल निकल गए ये जो है एक्सपेरिमेंट करते करते, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आते आते, मतलब देखो एक तो 1928 में हुआ ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसके 10-12 साल बाद बेटा यहाँ पे वो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, मतलब उसको केमिकल को ढूंढा जा रहा है। तो ये देखो कितना प्यारा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है ना, ये जो है वेरी मैकलियॉड और मैककार्टी, आपको समझाता हूँ। देखो फिर से बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं, ये बात को समझो कि ASE ये जो वर्ड होता है, जब हम लोग ASE ये लिखते हैं ना,
एएसई का मतलब क्या है? एएसई का मतलब है कि बेटा देखो ये है एंजाइम, ठीक है। That is, if I will write down the DNAs, obviously DNAs will digest the DNA. A same way, if I will write down the RNAs, so RNAs will digest the RNA. Or if I will write down the proteases, the proteases will digest the proteins. Same way, the lipase will digest the lipid. ठीक है, same way, the carbohydrates will digest the all the carbs which are present. Now see, उन्होंने इन एंजाइम्स का यूज किया टू प्रूव दैट कि यार कौन सा मटेरियल हो सकता है। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट के अलग अलग वर्जन्स हैं। मैं सबसे सिंपलेस्ट वर्जन जो आपके लिए काम का है वो मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। बहुत ही आसान। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में अगर आप लोगों ने S3 का जो भी डेब्रीज है हीट फील्ड का वो डाल दिया, और मान लो ये जितने भी हार्मोन्स है ना, मतलब ये ये एंजाइम्स है ना, सॉरी 1 2 3 4 5, अगर ये पांचों एंजाइम आपने इसमें डाल दिए, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में, तो बेटा कुछ बचेगा क्या ये टेस्ट ट्यूब में? कुछ नहीं। यस और नो? डीएनए विल बी डाइजेस्ट, डीएनए खत्म हो जाएगा, आरएनए खत्म हो जाएगा, प्रोटीन खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। यस और नो? नाउ दिस इज वन स्टैंडर्ड थिंग वी कैन अंडरस्टैंड राइट नाउ। देखो एक और मैं टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, इसमें क्या किया हम लोगों ने, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने सारी चीजें डाली। मतलब क्या क्या डाला देखो, मतलब ये सेकंड वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये चारों एंजाइम डाल दिए। आरएनएस डाला, प्रोटीएस डाला, लाइपेज डाला है, कार्बोहाइड्रेट्स डाला है, एवरीथिंग, ठीक है। बट क्या नहीं डाला? वी डोंट, है ना, वी हैवंट यूज्ड द डीएनएस। तो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग S3 डालेंगे, बैक्टीरिया के डेब्रीज डालेंगे हीट फील्ड, तो बेटा इसमें आपको क्या बचते हुए दिखाई देगा? इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ उस बैक्टीरिया का डीएनए ही बचेगा। ये सर नो, है ना। बहुत क्विकली बेटा मैं उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पे पहुंचा हूं। सेम थिंग आई कैन डू विथ ऑल द थिंग्स। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 2, ठीक है, एंड देन एज वेल एज व्हाट द 4 5, मतलब ये सारे अगर एंजाइम डाल दिए तो 1, है ना, फिर 2 एंड 4 5, मतलब प्रोटीएज नहीं डाला ना इसमें, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने प्रोटीएज नहीं डाला, मतलब S3 का जो इसमें क्या बचेगा बताओ? इसमें बचेगा बेटा प्रोटीन्स, ठीक है। सो दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट कि ये जो डीएनए और यहाँ पे हम लोग देखो प्रोटीन को अगर देख पाते हैं, तो बेटा सिंपली हमें ये समझ में आता है कि हर एक टेस्ट ट्यूब में अगर आप बाकी एंजाइम डालोगे, बराबर है, बाकी हमारा तो मेन टारगेट था या तो प्रोटीन या तो डीएनए, यही है ना, जेनेटिक मटेरियल क्या है ये सोचने के लिए, या तो प्रोटीन या तो डीएनए। तो हमने क्या किया, ऐसे दो टेस्ट ट्यूब तो मैंने बना लिए जिसमें, है ना, मैंने डीएनए नहीं डाला, बाकी सारे एंजाइम डाले, तो इसमें S3 का डीएनए बच गया। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने प्रोटीएजेस के अलावा सारे बाकी एंजाइम डाल दिए, तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया, आरएनए डाइजेस्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए, लिपिड डाइजेस्ट हो गए, बचा क्या? प्रोटीन्स। यस और नो? यस एवरीवन, है ना। तो अब अगर इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए है, इस टेस्ट ट्यूब में बच्चों आरएनए है, प्रोटीन्स है, एक और अगर टेस्ट ट्यूब हम लोग वैसे ही बना लेते हैं जिसमें हमें शक है, तो हम लोग आरएनए वाला एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं जिसमें हमने आरएनएज नहीं डाला, बाकी सारे एंजाइम डाले और इसमें S3 डाला, तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे आरएनए बचे हुए हैं। नाउ आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, ये जो कुछ भी हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब्स बनाए हैं या कल्चर्स बनाए हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है? जस्ट वी हैव टू पुट द R2 स्ट्रेन, इसमें भी R2 स्ट्रेन डाल दो, इसमें भी R2 स्ट्रेन डाल दो, इसमें अभी R2 स्ट्रेन डाल दो। इफ यू पुट द R2 स्ट्रेन इन ऑल दिस 3 ठीक है, देखो इसमें आप डालोगे R2 स्ट्रेन, इंक्यूबेट करोगे तो आपको है ना R2S3 में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा, बट इससे आपको कुछ पता न चलेगा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ये चीज तो पहले भी ग्रिफिथ ने की थी, ठीक है। अब अगर सपोज मतलब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मतलब क्योंकि ऑल एंजाइम डाले, सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, तो R2 विल रिमेन एज R2।
कोई भी एंजाइम नहीं डालोगे तो R2 become H3. So don't think about this. It will confuse you. Just right now बेटा मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, A, B and C. Give me the answer. कौन से टेस्ट ट्यूब में पॉसिबिलिटी आपको लगती है कि R2 will transform into H3? जैसे कि हमें पहले से नॉलेज है इसीलिए, सो वैसा ही हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिला कि यहाँ पे R2 जो बैक्टीरिया है उसकी स्मूथ कॉलोनीज नहीं बनी और उसने R2 के फॉर्मेट में ही कॉलोनीज बनवाई इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, है ना। इवन बेटा यहाँ पे भी जो R2 बैक्टीरिया है आफ्टर इंक्यूबेशन बेटा वो R2 ही कॉलोनीज दे रहा है। बट इन द टेस्ट ट्यूब द ए, ये जो कल्चर है यहाँ पे बेटा हमें रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला देख लो, ये रिजल्ट यहाँ पे मिला है बच्चों कि यहाँ हमें स्मूथ कॉलोनीज मिली। यस, है ना। अब यहाँ एग्जैक्टली बेटा जो एवेरी मैकलियॉड और मैककार्टी को चांस मिल गया, इन्होंने बार बार ये एक्सपेरिमेंट सबको करके दिखाया। बोले देखो जब भी आप डीएनए के प्रेजेंस में ये कराते हो तभी ये होता है। तो उनका ये कहना था कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या आपको समझ में आया बच्चों? अरे आपको क्लियर है? यस सर। है ना, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्म। इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट उन्हें डिजाइन किया। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आता है कि पहला एविडेंस किसने दिया, एकदम है ना, मतलब अनएक्सेप्शनल बढ़िया एविडेंस किसने दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और अगर आपने आंसर दिया एवेरी मैकलियॉड और मैककार्टी तो आप गलत हो, यू आर रॉन्ग। मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूँ। देखो it was accepted by most of the biologists, most of the molecular biologists, most of the chemists, they have accepted this. बिल्कुल ये एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, जो भी हम लोग प्यूरिफाइड प्रोटीन्स या प्यूरिफाइड आरएनए, प्यूरिफाइड डीएनए इसको यूज करते हैं तो बहुत से लोगों ने इस चीज को डेफिनेटली बेटा एक्सेप्ट कर लिया। इट इज एक्सेप्टेड, है ना। बट देयर वाज अ ऑब्जेक्शन। कैन एनी वन ऑफ यू मेक एन ऑब्जेक्शन? आर यू कन्विंस्ड कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल इस एक्सपेरिमेंट से? अगर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, देखा आपने? यहाँ पे लिखा है डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बट ये नहीं लिख रहा हो कि डीएनए इज द, है ना, जेनेटिक मटेरियल। यस और नो? तो दे कंक्लूडेड दैट, जो भी एवेरी मैकलियॉड और मैककार्टी, they concluded that DNA is the hereditary material, but not all biologists were convinced. ये बहुत important है, but not all biologists were convinced. ऐसा स्टेटमेंट आपको आपके एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा, if you will read very carefully, है ना। अब कौन ऑब्जेक्शन ले सकता? मैं इसको एक बढ़िया एनालॉजी से बताता हूँ। ठीक है, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है कि मैं समझता हूँ एक सपोज मर्डर हुआ है, क्राइम सीन है, मर्डर सीन हुआ है, तो वहां पे आप जाओगे और आप बड़े बहुत डिटेक्टिव हो व्हाटएवर में भी, यहाँ आप वहां जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ मर्डर हुआ है वहां पे कुछ आपको हेयर फॉलिकल देखने को मिलते हैं, गिरे हुए हैं। तो आपने वो हेयर फॉलिकल एज अ सैंपल कलेक्ट किए। ऑब्वियसली बेटा वो जो हेयर है जिसका भी होगा वो सस्पेक्ट है, बिल्कुल सही है ना, वो सस्पेक्ट है। आप उसको लेके गए, वो हेयर उठाए, हेयर फॉलिकल्स अपने फोरेंसिक लैब भेजे और उस हेयर फॉलिकल से फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चला कि XYZ नाम का पर्सन जो है वो एक प्रॉपर है ना प्राइम सस्पेक्ट है। बट वो प्राइम सस्पेक्ट है, वो मर्डरर नहीं है। क्यों? क्योंकि हेयर फॉलिकल के प्रेजेंस होना वहां पे ये साबित कर सकता है कि वो वहां पे था, बट ये नहीं कि उसने ही मर्डर किया। ये सर नो, है ना, बराबर है ना। वो वहां था, उसका एग्जिस्टेंस वहां था, वो वहां पे प्रेजेंट था एट दैट, है ना, जब भी हुआ होगा सीन व्हाटएवर, बट वो वही मर्डरर ये कैसे साबित होता है? ये नहीं होता। ठीक है, तो वो एक हो जाता है एविडेंस, कलेक्टिव एविडेंस। ठीक है, तो यहाँ हमें यही पता करना है, लोगों का यही कहना था, है ना। बाकी लोग बोल रहे ठीक है भाई टेस्ट ट्यूब में डीएनए है इसलिए हो रहा है,
बट अंदर जाके डीएनए कौन से अलग दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता होगा, कुछ करता होगा, ये कैसे मान ले हम लोग? तो डीएनए के प्रेजेंस में होता है, वो वहां है, बट वही करता है, ये कैसे मान लो? आर यू क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? यस। ये पॉइंट उठाया लोगों ने कि यार हाँ ठीक है, डीएनए है, बाकी लोग नहीं है, बट डीएनए है मान लिया, बट डीएनए ही करता है, नो प्रूफ, नो प्रूफ। सो दैट वाज द ऑब्जेक्शन। और ऐसे ऑब्जेक्शन की वजह से क्या हुआ बच्चों की, यार हाँ यार, तो है ना, ऑल बायोलॉजिस्ट वेर नॉट, है ना, नॉट कन्विंस्ड। ठीक है, अभी हमारी एनसीईआरटी एक और क्वेश्चन पूछती है, बताओ कि क्या डिफरेंस है इसके बीच में, है ना, डीएनएस एंड डीएनएस, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली यार, ये प्लूरल है ना, और ये क्या है, ये एंजाइम है जो डाइजेस्ट करेगा, है कि नहीं? सो ये तो ऐसा अजीब सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, बट इट्स इजी वन। ठीक है, नाउ आते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की तरफ। ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया, साबित ही कर दिया। एक हमारे, अगर आपका जो स्टडी मटेरियल देखोगे तो उसमें एक और एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ठीक है, बट उसके बारे में मतलब जो मिनिमल मीडिया वाला वगैरह एक्सपेरिमेंट दिया गया है, बीडल एंड टॉटम का। सो विल टॉक लेटर अबाउट दैट वन। ठीक है, अभी तो हम लोग मतलब रिवीजन वगैरह में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो दिया है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ एक्चुअली फिर हमें तो ढूंढना था यार कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, तो बाद में पता चला कि द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब यार जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसको किसने प्रूव किया? तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा ध्यान देना, इसको बढ़िया ध्यान से, अनइक्विवोकल प्रूफ ये इन्होंने दिया था। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि किसी ने इनका अपोज नहीं कर पाया, ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने बता दिया। ठीक है, अनइक्विवोकल प्रूफ, ठीक है, ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको जब भी आएगा नीट में, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों हेर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मार्था चेज, मार्था मतलब फीमेल। ठीक है, मार्था चेज 1952। नाउ देखो ये बहुत ही क्रूशियल ईयर है, क्योंकि 1953 में आपका जो वाटसन और क्रिक का डीएनए का मॉडल आया है, जिसको नोबेल प्राइज मिला था। तो देखो यहाँ हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझना है, इसका बेसिक सब लोग बड़े ही ध्यान से समझो। मतलब क्या बेसिक है, देखो बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है। इसका बेसिक वन बाय वन मैं क्लियर करते चला जाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया लिया है, और उस बैक्टीरिया के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट है। बट देखो इसका बेसिक मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब ये मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि जिससे आपको एक्सपेरिमेंट अल्टीमेटली पता ही हो जाए कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। तो देखो बेसिक नंबर 1 है ना, बेसिक पॉइंट क्या है? एक चीज है कि डीएनए में जब भी आप देखोगे तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है। सी वेरी केयरफुली, इट हैज अ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये सारे कंपोनेंट आपको डीएनए में देखने को मिलते हैं। देन व्हाट इज इन द प्रोटीन्स? जब आप प्रोटीन्स के बारे में बात करोगे ना, तो प्रोटीन्स के केस में आपको देखने को मिलेगा कि प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। सो व्हाट शुड बी यू नोट? ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट करने वाला मुद्दा ये है बच्चों कि फॉस्फोरस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन। ये चीज है, फॉस्फोरस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन डू नॉट हैव फॉस्फोरस। इन सेम वे द डीएनएस डू नॉट हैव द सल्फर। ये पहला बेसिक है, और ये सबसे मेन बेसिक है, इसके ऊपर सब कुछ आगे डिपेंड करता है। क्या आपको क्लियर हुआ कि डीएनए में कभी सल्फर होगा नहीं, और प्रोटीन्स में कभी फास्फोरस नहीं होगा? तो ये जो चीज है ना, इसको हमें नोटिस करना है। देखो प्रोटीन्स में नहीं होता, बट कंजुगेट प्रोटीन बनाएगा मतलब फॉस्फोप्रोटीन, तो वो जबरदस्ती आप फॉस्फेट अटैच कर रहे हो, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अरे ये क्या है। तो यहाँ मुद्दे पे आते हैं बच्चों, थोड़ा सा नोटिस करो। डीएनए में डेफिनेटली बेटा ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, डीएनए में फास्फोरस है और प्रोटीन में सल्फर है।
है ना, आइदर और ये नहीं होता। तो ये बेसिक नंबर 1 हुआ। इसके बाद बेटा मैं सेकंड, ये बेसिक नंबर हम लोग इसको बोलते हैं बेसिक 1। इसके बाद मैं एक और बेसिक बताना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया, मतलब हर्शे एंड चेज ने यूज किया बेटा बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज बेसिकली दे आर द वायरस, है ना। और आप जानते हो कि बैक्टीरियोफाज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस। तो अगर आप बैक्टीरियोफाज को देखोगे तो बैक्टीरियोफाज इज मेड अप ऑफ समथिंग लाइक दिस वन। दे हैव द कैप्सिड, दिस टाइप ऑफ द कैप्सिड, है ना। लैम्बडा फेजेस वगैरह होते हैं, T4 T3 इस तरह से, टेटपोल ये जो है ना। एंड देखो इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द प्रोटीन। और बैक्टीरियोफेज के अंदर बेटा डीएनए होता है। तो आप नोटिस करो कि इस वायरस में डीएनए और प्रोटीन के अलावा कुछ है ही नहीं। ये दूसरा बेसिक है ना। There is no DNA, sorry, there is no RNA, there is no carbohydrate, no nothing. Just they have a proteinaceous capsid, है ना, as well as what the no don't go into that. केसीन में वही बोला मैंने, वो है ना, अंदर फास्फोरस नहीं है, वो कंजुगेट है। ठीक है, बेसिक प्रोटीन के बारे में बात करो तो देखो यहाँ डीएनए एज वेल एज व्हाट द प्रोटीन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, बैक्टीरियोफेज वायरस वगैरह इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स में फास्फोरस नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तो नहीं है। यस और नो, है ना। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए तो आप समझ लो, ठीक है। आप ज्यादा उसमें जाओगे तो वो भी वैसे गलत है। बट सी यहाँ मुद्दा क्या आता है कि डीएनए एज वेल एज प्रोटीन। तो बेसिक नंबर 1, डीएनए डू नॉट हैव सल्फर, प्रोटीन डू नॉट हैव फास्फोरस, दैट्स इट। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन इतनी दो ही तो चीजें किसके पास है रे? वायरस के पास में है। नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक नंबर 3। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोलता हूं कि इफ आई विल यूज द रेडियो एक्टिव फास्फोरस, तो बेटा रेडियो एक्टिव अगर फास्फोरस मैं यूज करता हूं, आप कैसे मैं यूज करूंगा, जस्ट सी इट, बहुत केयरफुली देखो। ये देखो, ये है बच्चों एक हमने पेट्री डिश लिया। इस पेट्री डिश के ऊपर मैंने क्या किया, एक डेफिनेटली न्यूट्रिएंट मीडिया डाला, और इसके ऊपर ग्रो करेंगे हम लोग इश्चरेचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया। इसको हम लोग इसकी कॉलोनीज ग्रो करेंगे ऑन दिस प्लेट। ठीक है, तो जैसे बेटा इसके ऊपर हम लोग इश्चरेचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू करेंगे, बट हम लोग क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसमें हम लोग डाल देते हैं बच्चों रेडियो एक्टिव फास्फोरस। ठीक है, अब जब हम लोग इसके न्यूट्रिएंट मीडिया में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डालते हैं तो इसके ऊपर जो इश्चरेचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई होगा, ग्रो होगा। तो इनके अंदर जो कुछ भी डीएनए आरएनए जो कुछ भी फास्फोरस वाले कंपोनेंट बनेंगे, इन सब बैक्टीरिया के बीच अंदर बेटा, है ना, यही रेडियो एक्टिव फास्फोरस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो खाए गए, जो चीज वो कंज्यूम करेंगे वही उनके बॉडी पार्ट में आएगा। ये सबके साथ है, हमारे साथ भी वैसा ही है ना। जो भी आप खाते हो वही उस वैसे ही, है ना, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर्स बनती चली जाती है। तो वही मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। नाउ अब मजेदार बात यह है कि अगर हम लोग एक ऐसे वायरस लेते हैं और ये जो वायरस है ना, इन कॉलोनीज के ऊपर छोड़ देंगे, डाल देंगे, भैया जाओ अब इन बैक्टीरिया को खाओ और तुम अपनी, है ना, पॉपुलेशन बढ़ाओ। तो ऑब्वियसली बेटा हमें जो वायरसेस मिलेंगे इनसे, इन बैक्टीरिया से, ठीक है, वो वायरस कैसा होगा बताओ। सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दिस। जितने भी वायरस हमको इन बैक्टीरिया से मिलेंगे उनमें जो इनका डीएनए होगा वो रेडियो लेबल्ड होगा। करेक्ट है ना, है ना। इट शुड बी रेडियो लेबल्ड, फास्फोरस के साथ होगा, बिकॉज डीएनए में ही फास्फोरस होता है। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट। सो वी गॉट द बैक्टीरियोफेजेस विद द रेडियो लेबल्ड डीएनए। ठीक है, इस तरह से हम लोग बैक्टीरियोफेज बना लेते हैं बहुत सारे, जिनमें डीएनए रेडियो एक्टिव फास्फोरस के साथ में प्रेजेंट है। आर यू श्योर? आर यू श्योर? है ना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया हम लोगों ने फास्फोरस का न्यूट्रिएंट मीडिया में, न्यूट्रिएंट से बेटा बैक्टीरिया में गया, बैक्टीरिया की कॉलोनीज के ऊपर जो बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस ग्रो हुए, वायरस के डीएनए में चला गया। दैट इज द बेसिक।
That is the basic. Again, if I will use the radioactive isotope of the sulfur, ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट सी, ये है पेट्री डिश, ठीक है। इस पेट्री डिश के ऊपर जो न्यूट्रिएंट मीडिया डाला है उसमें हम लोगों ने ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला हुआ है, सल्फर डाला हुआ है, सॉरी। अब इसमें अगर देखो तो जो भी बैक्टीरिया इनके ऊपर, इस कॉलोनी के ऊपर ग्रो होंगे, ये न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो होंगे, ऑब्वियसली बेटा उनके अंदर जो प्रोटीन्स बनेंगे उन प्रोटीन्स में रेडियो एक्टिव सल्फर होगा। और अगर हम लोग इसके ऊपर ये वायरस छोटे छोटे छोड़ देते, जाओ हमला करो, ठीक है, एंजॉय योर पार्टी, ऐसे बोलते बेटा, यहाँ से बहुत सारे वायरस निकलेंगे बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करके, लाइसिस करके, और वो जो वायरस हमको मिलेंगे, बैक्टीरियोफाज मिलेंगे बेटा, उनमें एक स्पेशलिटी मिलेगी, उनका डीएनए तो नहीं बट उनका जो कैप्सिड है वो होगा रेडियो लेबल्ड, मतलब जो डिटेक्टेबल है, ठीक है, रेडियो लेबल्ड है। अल्ट्रावायलेट रेज डालोगे तो पता चलेगा कि अरे हाँ यार, यहाँ रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी वायरस के डीएनए में जब हम फास्फोरस यूज करते हैं, और जब बेटा हम लोग सल्फर यूज करते हैं तो हमें रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी इन द कैप्सिड्स, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स। क्या आपको ये बेसिक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। अभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं शुरू किया मैंने, उनका एक्सपेरिमेंट आपको तुरंत समझ में आ गया, खुद पढ़ोगे, ये लेवल पे मैं लेके जा रहा हूं। दैट इज ओनली द थिंग, है ना? हो गया। नाउ बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हम लोग एक और बेसिक को समझते हैं। देखो एक बेसिक क्या है, ये बेसिक है। देखो यार, ये बैक्टीरिया की लाइफ है बेचारे की, बढ़िया चल रही है, ठीक है। अब हम जानते हैं, अभी हम जानते हैं, आफ्टर द हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यार देखो, ये जो बैक्टीरिया है इसका खुद का डीएनए है समथिंग समथिंग, इसके ऊपर ये वायरस आके बैठेगा, ठीक है। वायरस आके बैठा, उसने क्या किया, अपना जो डीएनए है अंदर छोड़ देता है। आज आप हम लोग जानते हैं ऐसे ही लाइसिस होता है। वायरस ने अपना डीएनए अंदर छोड़ दिया, ये कैप्सिड बाहर ही रह जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग घोस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग घोस्ट। इसका मतलब अगर मैं 1 मिलियन बैक्टीरिया यहाँ पे अगर इस है और उनके ऊपर ये वायरस छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 मिलियन अगर मैंने वायरस भी ले लिया तो 1 मिलियन बैक्टीरिया जो है उनके ऊपर ये घोस्ट अटैक करेंगे, है ना। सारे बेटा कैप्सिड बाहर बाहर रह जाएंगे, अंदर जाएंगे ही नहीं, और बेटा बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएगा डीएनए, ऐसा हम मानते हैं। तो एक पूरा कल्चर प्लेट पे, एक पूरा कल्चर प्लेट लेते हैं जिसमें बहुत सारे बेटा मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, और मिलियंस ऑफ घोस्ट है, ऐसा अगर मानते हैं। और अगर हम लोगों ने इस टेस्ट ट्यूब में ये पूरा जो कल्चर है, मतलब ये पेट्री डिश है, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनीज है और उनके ऊपर वायरसेस भी अटैक कर रहे हैं, ये जो है पूरा का पूरा उठा लिया हम लोगों ने, कंप्लीट उठा करके ये टेस्ट ट्यूब में डाला। और इस टेस्ट ट्यूब को हम लोगों ने रोटेशन पर मिनट, मतलब हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, बड़ी तेजी से गोल गोल घुमाया, ठीक है, 15,000 आरपीएम रोटेशन पर मिनट, या मोर देन दैट 30,000 आरपीएम, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है, उसमें ये टेस्ट ट्यूब डाल दो, उसमें आपने एक लिक्विड डाला है, और लिक्विड में बेटा ये पूरा जो कचरा है, बैक्टीरिया, वायरस, सब डाल दिया। व्हाट विल गेट आफ्टर 1 आवर और आफ्टर सम टाइम, आपको एक चीज देखने को मिलेगी। देखो ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, तो जो भी चीजें बहुत ज्यादा हेवीली डेंस होते हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है, और जो बहुत लाइट वेटेड है बेटा वो इस सुपरनेटेंट में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे, तैरेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये है ना आखिरी बेसिक है। देखो इसको हम लोग बोलते हैं पैलेट, और पैलेट में होते हैं पूरे बेटा बैक्टीरियल डेब्रीज, जो कुछ भी बैक्टीरिया में है वो सब बेटा पैलेट में होगा, और इसको बोलते हैं हम लोग सुपरनेटेंट। इमेजिन सुपरनेटेंट में क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर ही रहते हैं घोस्ट, अंदर जाते नहीं प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बेटा कैप्सिड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कैप्सिड्स, ठीक है।
तो ये रहे बेटा सारे बेसिक टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट ऑफ द हर्शे एंड चेस। एवरीवन इज क्लियर? यस। सर एक बार और एक्सप्लेन करो नहीं वाला एक्सपेरिमेंट। ये बहुत सिंपल है, एक्सपेरिमेंट नहीं है ये। देखो ये एक स्टेप है, इस स्टेप में मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे एक पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट पे बहुत सारे बैक्टीरिया है, 1 मिलियन बैक्टीरिया, बराबर है। अब ये कंडीशन आपको पता है, बेसिक क्या है कि बैक्टीरिया में डीएनए जाता है, कैप्सिड जाता नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो बहुत सारे बैक्टीरिया, मान लेते इसमें 1 मिलियन बैक्टीरिया, उसके ऊपर 1 मिलियन हमने वायरस छोड़ दिए, तो बेटा सारे डीएनए अंदर घुस जाएंगे, बट ये सारे 1 मिलियन कैप्सिड बाहर ही रहेंगे, बैक्टीरिया के अंदर तो जाएंगे नहीं। इनको उठाओ पूरा का पूरा कल्चर मीडियम और डाल दो टेस्ट ट्यूब में और घुमाओ बहुत तेजी से एक लिक्विड में डाल करके। तो जब बेटा होता है ऐसे है, सेंट्रीफ्यूगेशन अब जब करोगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो करोगे तो ये लोअर है ना, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, देखो टेस्ट ट्यूब जो होती है ना, टेस्ट ट्यूब है ना, वो ऐसे ऐसे रखी जाती है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना। तो जो भी बेटा डेंस पार्टिकल है वो टिप की तरफ जाते हैं इधर, और जो हल्के वाले पार्टिकल है बेटा वो इधर आते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी दे गेट अरेंज्ड। ठीक है, इस तरह से जो सबसे डेंस है वो टिप की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब उसको आप ऐसे सीधा देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे जितने भी बैक्टीरियल डेब्रीज है बड़े सब इधर जमा हो गए नीचे, उसको पैलेट बोलते हैं, और ऊपर बच जाएगा यहाँ लिक्विड, और इस लिक्विड में छोटे छोटे बिल्कुल जिनकी डेंसिटी बिल्कुल नहीं के बराबर है वायरस, वो आपको बेटा सुपरनेटेंट में देखने को मिलेंगे, लिक्विड में देखने को मिलेंगे। एवरीवन इज क्लियर? यस ओके, नाउ दिस इज एंटायरली है ना, मेक रेडी, मतलब आपको प्रिपेयर किया मैंने फॉर टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर व्हाट वी कैन से द एक्सपेरिमेंट। माइंड वेल, डीएनए डू नॉट हैव द सल्फर, माइंड वेल the protein do not have the phosphorus, at least यहाँ पे। ठीक है, आपको जो भी फिर वो देखना है केसीन और ये और वो बाद में देखो, डोंट अप्लाई योर माइंड हियर जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटा अगर हम एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। ठीक है, क्या किया यार इन्होंने, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल स्टेप किया है, देखो अभी आपको तो आ जाएगा पूरा। नंबर 1 थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, देखो उन्होंने क्या किया, एक तो लिया बेटा एक ऐसा मतलब बैक्टीरियल कॉलोनी ले लिया, सिंपल। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, फ्रेश बैक्टीरियल कॉलोनी ले ली, मतलब ई कोला, इश्चरेचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया, उसकी कॉलोनी ले ली और उनके ऊपर छोड़ दिए बेटा वो वायरस, है ना, ऐसे वायरस छोड़े हैं जिनका है ना, जिनका डीएनए लेबल्ड है, इट हैज द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, अब हमने ऐसे वायरस छोड़े हैं क्योंकि हमने बनाए, यहाँ पे आपको दिखा मैंने कैसे बनाते हैं, हाउ यू मेक इट, यस और नो? यस बच्चों, हाउ यू मेक इट, यू मेड इट, है ना। तो हमने ऐसे रेडियो लेबल्ड डीएनए वाले वायरस बनाए और ये फ्रेश जो है, जो बैक्टीरिया है ई कोलाई कॉलोनी है, उनके ऊपर जाके छोड़ दिए, बोले जाओ अटैक करो। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, ये सब हो गया, अब डेफिनेटली हमने उसका जो है कलेक्शन किया, कलेक्ट करके जो भी जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी वायरस हमने बनाए, सबको यूज किया। फिर बेटा हमने लिया एक सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसमें बेटा इसकी डेब्रीज बनाई, पूरा कल्चर बनाया, होमोजेनाइज मिक्सचर बनाया, उस टेस्ट ट्यूब में डाल करके इसको रोटेट किया भाई, बड़ी देर तक रोटेट किया, बहुत स्पीड में रोटेट किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज किया, और उसके वजह से नीचे की तरफ जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे बेटा पैलेट यहाँ पे जमा हो गए। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आपको नोटिस करने को मिलता है, यहाँ बेटा सुपरनेटेंट में कैप्सिड है। नाउ हमें ऑब्जर्व करने को मिला है ना, द रेडियो एक्टिविटी, जब हम लोग है ना, इज सीन इन पैलेट, तो बेटा रेडियो एक्टिविटी आपको पैलेट में दिख रही है ना, रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिख रही है बेटा आपको, पैलेट में दिख रही है। सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, नो रेडियो एक्टिविटी इन सुपरनेटेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वायरस के मल्टीप्लिकेशन के लिए, वायरस के जेनेटिक इनहेरिटेंस के लिए, वायरस के क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के लिए, वायरस के कैरेक्टर्स को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रेडियो एक्टिविटी पैलेट में दिखाई दे रही है तो पैलेट में कौन गया, डीएनए गया है,
क्योंकि हमने फास्फोरस यूज किया है, एंड फास्फोरस हमेशा डीएनए में होता है, कभी प्रोटीन में नहीं होता। द सेम थिंग दे डिड अगेन, ठीक है, सेम थिंग। बैक्टीरिया लिए बेटा फ्रेश कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया, ई कोलाई। इस बार हमने जो वायरस लिया है वो वायरस थोड़ा अलग है, इसका डीएनए नहीं तो इसका जो है ना कैप्सिड इज लेबल्ड, है ना, कैप्सिड में बेटा सल्फर प्रेजेंट है जो कि रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब हमने ये सारे के सारे वायरस लिए और उनका कल्चर मीडिया लिया और उनको टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक है, उसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद में है ना हमें रिजल्ट मिला, ये रहा नीचे पेलेट, ऊपर है सुपरनेटेंट, और इस बार जो आपको रेडियो एक्टिविटी दिखाई देती है वो सुपरनेटेंट में देखने को मिलता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट। व्हाई? Because sulfur is only present in the capsid and capsid never enter into the bacteria. मतलब बैक्टीरिया में कौन जाता है, डीएनए या प्रोटीन? आंसर इज डीएनए ओनली एंटर्स इनटू द बैक्टीरिया, प्रोटीन नेवर, प्रोटीन कैन नॉट एंटर इनटू द बैक्टीरिया, ठीक है। इससे भी ज्यादा अगर हम लोग प्रॉपरली ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए कहां कहां जाता है ये भी हमने देख लिया, है ना। ऑटो रेडियोग्राफी से हमें पता चलता है, हाँ अभी देखो यहाँ है ना इसकी रेडियो एक्टिविटी दिख रही है, यहाँ दिख रही है, अभी देखो उसके डीएनए के साथ ये छेड़छाड़ कर रहा है। ये सब हम बेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हेन यू डू द ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब है ना हम लोग उसकी जो भी मॉलिक्यूल है उसकी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं, उसको ट्रेस करते हैं विद इन द सेल। तो जैसे बेटा ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इससे ये साबित होता है कि वायरस में जो दो ही चीजें हैं, वन इज अ डीएनए, वन इज अ प्रोटीन, and only DNA enters into the bacterial cell, never protein never enter। उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और बोला कि देखो बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए जाता है ना, और वहां जाकर के वो उसको कंट्रोल करके अपने जैसे बहुत सारे प्रोटीन और डीएनए बनवा लेता है, बट प्रोटीन कभी अंदर नहीं जाएगा, इट विल नेवर एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल। इसका मतलब इफ यू, ठीक है, understand that DNA is the genetic material because it goes inside, it do the everything by the radioactivity, by autoradiography we can detect। Everyone is clear? Yes or no? Yes, sir. आरएनए तो है ही नहीं, यहाँ पे आरएनए है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है नहीं, यहाँ लिपिड है नहीं, तो उनका तो चांस गया। बचे दो ही कॉम्पिटिटर, कौन कौन? डीएनए और आरएनए। अब प्रोटीन अगर जाता ही नहीं, बाहर ही रहता है, सुपरनेटेंट में रहता है, तो यार डीएनए ही है जो अंदर तक जा सकता है, एक्टिविटी कर सकता है। सो द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये फिर बाद में हम लोगों ने बहुत से दूसरे भी एक्सपेरिमेंट्स कर करके प्रूव भी किया, ऑटो रेडियोग्राफी की, 3-sheeted थाइमाइडिन यूज किया, बहुत सारी चीजें म्यूटेशंस करके देखे, एंड देन फाइनली, ठीक है, मतलब ये मान लिया कि भाई इन्होंने जो किया था ना, हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट, इससे परफेक्टली साबित हो जाता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मतलब आपको जब भी क्वेश्चन भी आएगा, नीट में आता भी है ये क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है कि विच इज एक्सपेरिमेंट है ना गिव्स द है ना अनइक्विवोकल प्रूफ, जैसे एनसीईआरटी लिखती है ऑफ दैट की है ना डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूग मशीन हम लोग, मैंने जैसे हमारी एनसीईआरटी वर्ड्स यूज करती है, एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर, ब्लेंडर में डाल दो, उसका मिक्सचर बनाओ, मिक्सचर बना करके फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करो, स्पिनिंग करो, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज में, एंड देन यू विल गेट ऑल द थिंग्स। सो डीएनए is therefore genetic material that is है ना passed from virus to bacteria। तो यही है जो हमें यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इससे ये इंडिकेट होता है कि प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस, वायरस से सिर्फ डीएनए एंटर करता है, प्रोटीन कभी भी अंदर जाता नहीं है, बाहर रहता है। एवरीवन इज क्लियर? यस यस बच्चों, है ना? Yes. ओके तो अब इसको एनसीईआरटी में पढ़ो यार, मतलब आज ही अगर पढ़ोगे तो बेस्ट है आपके लिए। मतलब इतने जो तीनों एक्सपेरिमेंट है जो भी एनसीईआरटी में लिखे हैं वो पहले पढ़ो, ठीक है।
अब आते हैं बच्चों, इसमें देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ख्याली पुलाव बिल्कुल नहीं पकाना है, सिंपल रखो, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मिलते हैं एक एक स्टेप पे नोबेल प्राइज, ठीक है। हर चीज पे नोबेल प्राइज, ये भाई साहब को भी मिला है, ठीक है। तो हर चीज बेटा बहुत क्रुशियल है। तो देखो यहाँ मुद्दा आता है कि यार मतलब अब हमारा जो पॉइंट क्या होना चाहिए, देखो बड़े सिंपल है यार। मतलब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है जेनेटिक मटेरियल अगर ये है डीएनए, तो क्या प्रॉपर्टीज है भाई इसकी। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग डी है ना जेनेटिक मटेरियल कहे, कैसे कहे, क्यों कहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी के बारे में बात करते, देखो जब भी हम लोग है ना, अब यहाँ झगड़ा तो था, बट आज हम लोग ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट आरएनए इज ऑल्सो द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, ठीक है। तो कुछ वायरस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता, तो आरएनए होता है। थैंक गॉड इन्होंने जो वायरस लिया उसमें आरएनए नहीं था, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता था। आप समझ रहे हो, है ना। नाउ देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल अगर हम लोग कंसिडर करना चाहते हैं तो क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। देखो जैसे बहुत सारे आरएनए हैं, इवन हमारा जो हम लोग बात करते हैं एचआईवी वाला ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो आप लोगों ने पढ़े हैं इन योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, there are a lot of viruses which have a genetic material, so a molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria। तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब ठीक है, एक तो होना चाहिए रेप्लिकेशन पावर, ये सबसे जरूरी है हाँ? या रेप्लिकेशन एबिलिटी उसमें, अभी देखो रेप्लिका का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी है, रेप्लिका का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाहिए उसमें। मतलब एक डीएनए जब जनरेट करेगा, मतलब एक कॉपी बनाएगा, तो वो उसका रेप्लिका होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि देखो डीएनए में बेस पेयरिंग होता है, इसीलिए ये पॉसिबल है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और वो एग्जैक्ट अपनी कॉपीज बना सकता है। बाकी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है, द अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम, जो भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, कोई भी बेटा किसी में भी बेस पेयरिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, ड्यू टू बेस पेयरिंग, ठीक है, डीएनए even RNA can make its copies, you know, ठीक है। so due to the base pairing DNA can replicate properly, मतलब A है तो T लगेगा, T है तो A लगेगा, है ना, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसीलिए बेटा उसका रेप्लिकेशन पावर हमें समझ में आता है, ठीक है। दूसरी चीज होती है बेटा जो हमें नोटिस करनी है, इट शुड बी केमिकली, मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है ना, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली
अच्छा, आपको आवाज आ रही है अभी बेटा मेरी? यस, ओके। ओके, ना देखो, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट है, हाँ बहुत सारे पॉइंट है। देखो, एक तो होता है, मैंने जैसे आपको बताया भी था कि लास्ट क्लास में देखो, जब मैंने बायोमोलिक्यूल आपको बताया क्या, तो जब आप बायोमोलिक्यूल हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी हमने बात करते हैं, तो अभी हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उस समय वो वन वन पॉइंट वहां पे आपको मैं क्लियर करूंगा। तो लेट है ना, लीव इट हियर। इसके बाद में मतलब जब भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर, खास करके केमिकल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होता है। इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊं, वायरसेस जो है, अभी जैसे कोरोना वायरस के बारे में भी बात करते हैं, तो जैसे कोरोना वायरस है बेटा, उसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। तो इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन करता है, बिकॉज इट्स नॉट स्टेबल। आरएनए इज नॉट दैट मच स्टेबल, इट विल चेंज वेरी क्विकली। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन उसमें होते हैं। ठीक है, तो क्या म्यूटेशन होने ही नहीं चाहिए? द आंसर इज नो, म्यूटेशन तो होने चाहिए। इसका मतलब हमें ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए जिसमें म्यूटेशन तो हो, बट इतने जल्दी जल्दी ना हो कि, है ना, कि कोई बड़े वाले स्पीसीज टिक ही नहीं पाए बेटा। तो यहाँ पे डेफिनेटली जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं, इट शुड प्रोवाइड, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप। देखो थोड़ा ध्यान से देखना क्या मैं लिख रहा हूँ, द स्कोप फॉर, यहाँ पे वर्ड को अंडरलाइन करता हूँ, स्लो चेंजेस, मतलब स्लो म्यूटेशंस के लिए वो प्रेफरेबल हो। क्योंकि देखो यार, अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो फिर ये किसके लिए इवोल्यूशन है ना, देखो म्यूटेशंस आर रिक्वायर्ड, किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है बेटा? रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। तो अगर म्यूटेशन नहीं हुए ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली बेटा, जो भी कम से कम जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनका तो डिपेंडेंसी है म्यूटेशन के ऊपर। और डेफिनेटली अगर म्यूटेशन हुआ थोड़ा बहुत, रेप्लिका बनना चाहिए। देखो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि उसने एग्जैक्ट कॉपीज बनानी चाहिए, मतलब नो चेंज शुड बी देयर। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस। मतलब देखो, ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा, है ना, मतलब आज रात को सोए हैं कल सुबह उठे तो पूरी बस्ती गायब है, ऐसा म्यूटेशन नहीं चाहिए भाई। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट शुड बी वेरी स्लो, धीरे धीरे होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट है, यही उसकी खासियत है, इसकी स्पेशलिटी है। और डीएनए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देता। ठीक है, दोनों ही एबल है, मतलब आरएनए भी म्यूटेट करता है, डीएनए भी, बट आरएनए बहुत जल्दी बेटा म्यूटेट कर जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे आता है एक और पॉइंट कि ये जो है, इट शुड एक्सप्रेस, इट शुड बी एबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो जिस तरह से हम लोग मेंडेलियन कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फिनोटाइप आता है फॉर फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीनोटाइप। ठीक है, एक पर्टिकुलर जीन या सिस्ट्रॉन या म्यूटॉन और व्हाटएवर मे बी द वे वी थिंक अबाउट द जीन। ठीक है, फैक्टर्स, तो फैक्टर्स एक्सप्रेस जैसे करते हैं, फैक्टर्स जिस तरह से बेटा, तो मेंडेलियन कैरेक्टर का यहाँ पे जो मतलब है, उसका ये मतलब नहीं कि वो उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करना चाहिए, यही लॉ वो असॉर्टमेंट, वैसा नहीं मतलब है यहाँ पे, है ना। मतलब कुछ बच्चों को लगता है सर एनसीईआरटी ने ऐसे क्यों लिखा, तो ऐसा मत क्लियर करो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हम जीनोटाइप फिनोटाइप के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं, इट शुड बी एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर फंक्शन और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इट कैन बी द रिलेशनशिप बिटवीन दैट एलील्स विल बी डिफरेंट।
ठीक है, वो इनकम्प्लीट हो सकता है, कोडोमिनेंस होता है, दैट इज नॉट आवर पॉइंट हियर। ठीक है, सो यहाँ हमें सिंपली देखने को मिलता है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ देखो, सेंट्रल डोग्मा के बारे में हम लोग बात करते हैं, होता कैसे है देखो, डीएनए से बन जाता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन, करेक्ट है, ये चीज होती है, ये फ्लो है। ठीक है, डीएनए फिर आरएनए फिर प्रोटीन, इस तरह से फ्लो है बच्चों। तो ये इस तरह से, क्योंकि जो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन ही अल्टीमेटली कोई तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फंक्शन डिटरमाइन करेगा। ठीक है, एंजाइमेटिक रोल प्ले करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हमारी बुक में, ये 4 पॉइंट है बेटा, है ना, वो एक्चुअली रेप्लिकेट भी करना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट कॉपीज भी बनानी चाहिए। ठीक है, केमिकली स्ट्रक्चरली वो स्टेबल भी होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस, मतलब म्यूटेशन को वो स्कोप देना चाहिए, एंड इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द मेंडेलियन कैरेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करते हैं, मानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल में एबिलिटी ये होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों को सबको? एनीवन हैव द प्रॉब्लम? सर फोर्थ पॉइंट फिर से एक्सप्लेन। फोर्थ पॉइंट बहुत ही आसान है बेटा, देखो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि आरएनए क्या मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर पाता है? द पॉइंट यहाँ पे आएगा कि नहीं। वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आरएनए को कैरेक्टर एक्सप्रेस करना हो, देखो आरएनए को कैरेक्टर एक्सप्रेस करना हो, जैसे कि कुछ वायरसेस है उसमें आरएनए है, तो आरएनए क्या करता है? ठीक है, आरएनए पहले खुद को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब अपनी कॉपीज बना करके डीएनए में ट्रांजिट होता है। डीएनए में ट्रांजिट होने के बाद अब ये डीएनए बाद में बेटा आरएनए बनाएगा और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेंगे। मतलब itself the RNA do not have the ability to directly produce or control the production of any expression. ठीक है, डीएनए क्या करता है? डीएनए का यूनिट है, डीएनए एज अ यूनिट इट विल एक्ट एज अ फैक्टर, इट विल एक्ट एज अ जीन। ठीक है, and it will act as a blueprint, it will act as a blueprint, it makes the particular length of the RNA। ठीक है, एंड देन आरएनए विल एक्सप्रेस, एंड आरएनए से बेटा कॉपी होकर के प्रोटीन्स बनेंगे, और ये प्रोटीन्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देंगे, पर्टिकुलर फंक्शन देंगे। ठीक है, तो जीन के जैसे एक्टिविटी देखो, हम लोग इसको, मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, मेंडेलियन डिसीज डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब मेंडेल को हुआ डिसऑर्डर है क्या? नहीं, मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब है कि ऐसा डिसऑर्डर जो जेनेटिक लेवल पे हुआ है, जीनोटाइप के लेवल पे हुआ है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम इज एन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इट इज नॉट एन मेंडेलियन डिसऑर्डर बिकॉज इट इज द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। तो मेंडेलियन का मतलब होता है कि डीएनए शुड एक्ट लाइक अ पर्टिकुलर जीन। बात करेक्ट है? समझ रहे हो, है ना? पर्टिकुलर जीन। आरएनए ऐसा नहीं कर पाता। आरएनए अगर है भी तो वो क्या करता है? आरएनए पहले खुद डीएनए में कन्वर्ट होता है पहले पूरा। ठीक है, और फिर वो डीएनए से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आरएनए के बनते हैं और फिर प्रोटीन बनते हैं। आर यू श्योर? समझ रहे हो? यस? हाँ, आगे बढ़े। यस ओके, सो देखो ये जो डिस्कशन है, मतलब हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि द डिस्कशन इंडिकेट दैट both RNA and DNA can function as a genetic material. Now this is very important, crucial. क्या कहता है कि both RNA and DNA can function as a genetic material, but DNA being more stable preferred. DNA preferred है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, उसमें एक एबिलिटी है डीएनए में, वो है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसको वो ट्रांसफर करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, टू जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब देखो डीएनए की ताकत है बेटा स्टोरेज, आरएनए की ताकत है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता कभी, जैसे ये मैंने बताया यहाँ पे।
डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बेटा समझा जाएगा, उससे छोटे छोटे आरएनए बनाए जाएंगे और ये आरएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे और धीरे धीरे बेटा एक्सप्रेशन आएगा हर छोटे छोटे चीज का। आर यू क्लियर? तो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए डीएनए है, बट ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए जो ट्रांसमिशन इनहेरिटेंस नहीं, दिस इज डोंट ना कंफ्यूज इन द वर्ड्स। Transmission of the information, if I will write down like this one is a transmission. के लिए बेटा आरएनए बेटर है, ठीक है। आरएनए कैन ट्रांसफर है, मैं इसको हम लोग खास करके जिसको हम लोग एमआरएनए बोलते हैं, नाम से ही पता चलेगा आपको, मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके जाता है, क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, नाम से ही पता चलता है ना, स्पेशली इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो हम लोग इसीलिए हमारी एनसीईआरटी एक बहुत ही गहरे मुद्दे को छेड़ती है। वो कहता है कि अगर आप बिना आरएनए के डीएनए के इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट, मतलब सपोज आपके पास कितना भी जबरदस्त हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, बहुत ज्यादा टेराबाइट जिगाबाइट पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन उसमें भरी पड़ी हो, बट अगर आपके पास एक प्रॉपर सीपीयू नहीं है, प्रोसेसर नहीं है, तो बेटा वो इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे कैसे? यस और नो? अरे समझ रहे हो? यस। हाँ, तो वो बहुत बड़ा जो एक्चुअली स्टोरेज है वो तो डीएनए है। डीएनए में सारा इंफॉर्मेशन है, आपके न जाने 10,000 साल पुराने जितने भी आपके दादा परदादा परदादाओं के परदादा में जो जीन थे, आज भी वो आपके अंदर है। आपका पूरा इतिहास आपके अंदर दबा पड़ा है, आपके डीएनए को बस खंगालना पड़ता है, ठीक है। आप कहाँ से आए हो, आपका ओरिजिन कहाँ पे है, सब पता चलेगा इफ वी प्रॉपरली स्टडी योर डीएनए। तो बट प्रॉब्लम ये है कि हाउ यू विल स्टडी, बिकॉज इफ यू वांट टू टेक दैट इंफॉर्मेशन आउट, यू नीड आरएनए। यस और नो? इसीलिए अब देखो मैं एक बड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बेटा दुनिया में सबसे पहले अर्थ के ऊपर कौन सा मॉलिक्यूल आया होगा? है ना, प्रोटीन आया था, आरएनए आया था या डीएनए आया था? इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले अर्थ के ऊपर प्रोटीन बने, आरएनए डीएनए नहीं। नंबर 1 ये पॉइंट क्लियर करो। सबसे पहले जब हम लोग हमारे एंटायर जो भी एक्सपेरिमेंटल है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेसिस है, थेरीज है इवोल्यूशन की, इसको प्रॉपरली समझते हैं, जिस तरह से हमने लैब में भी आजकल सेल बनाया है, तो आज की हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि प्रोटीन सबसे पहले अर्थ के ऊपर है ना इवॉल्व हुए, मतलब ओरिजिनेट हुए। उसके बाद में नंबर आया बेटा आरएनए का। मतलब ये जो देखते हो ना, जो हमारे सेल में होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। इवोल्यूशन में एग्जैक्ट इसका उल्टा हुआ है, पहले प्रोटीन आए हैं, बाद में आरएनए और बाद में डीएनए आए हैं, ठीक है। तो इसको है ना समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, बट अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब दुनिया में ऐसा समय जरूर था जब सिर्फ आरएनए ही थे, डीएनए था ही नहीं। कुछ समझे क्या? वे बैक, है ना, ईयर्स ऑफ एगोस, बराबर है। ऐसा समय होगा ना कि पहले प्रोटीन आया, फिर आरएनए आया, और बाद में बेटा आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बने, यूरेसिल का थाइमाइन बना और फिर डीएनए बना, ठीक है। तो इस समय हम लोगों को यह समझना है कि दुनिया में ऐसा समय था, अर्थ के ऊपर ऐसा वक्त था जब सिर्फ आरएनए ही था, डीएनए नहीं था, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखती है, आप उसको देखना, पढ़ना, अंडरलाइन करना। और वो लाइन क्या है पता है? RNA was the first genetic material. Now this is very important. ठीक है, ये स्टेटमेंट है, RNA was the first genetic material, मतलब पहले RNA ही आया, ठीक है। सो देयर आर इनफ एविडेंस, मतलब बहुत सारे एविडेंसेस है, ऐसे हम लोग कोई हवा में बात नहीं करते, ख्याली पुलाव नहीं है ये, ठीक है। There is now enough evidences to suggest that the essential life processes such as metabolism, translation, splitting, हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन क्या है ना, ये सब कुछ बेटा आरएनए के अराउंड रिवॉल्व करते हैं,
ठीक है, मतलब लिविंग प्रोसेसेस आर नॉट पॉसिबल विदाउट आरएनए, ये बात क्लियर समझो। मतलब डीएनए सिर्फ बेटा गोडाउन में भरा हुआ माल है, ये समझो आप। ओरिजिनल जो यूजेबल जो कंपोनेंट है वो आरएनए ही है। आरएनए घूमता है, फिरता है, अलग अलग टाइप्स में दिखाई देता है। सेल में आपको हर जगह पे आरएनए देखने को मिलेगा, ठीक है। और विदाउट आरएनए कुछ भी नहीं हो सकता। ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है, इसीलिए वो इतना अनस्टेबल भी है, क्योंकि उसके ऊपर सारे मेटाबॉलिज्म सेल के लिविंगनेस डिपेंड है, लाइफ। तो याद इसको समझो, genetic obviously genetic material, DNA is obviously a genetic material, but it is stable. That means it is used for the storage. The functionality of the cell, cellular processes is depend upon RNA. मतलब आप सोचोगे डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए को हटाओ तो कुछ नहीं होगा, डीएनए कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने बोला ना, एक वो हार्ड डिस्क जैसा है, बट आपको एक प्रॉपर प्रोसेसर चाहिए, और प्रोसेसर के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आरएनए जैसे जैसे इवॉल्व होता चला गया, ठीक है, डीएनए इज अ मॉडिफाइड आरएनए, ये बात को समझना बहुत जल्दी है ना, जितने जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। डीएनए इज ए मॉडिफाइड आरएनए, ठीक है। डीएनए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, दो आरएनए बने, उन्होंने अपने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया और बन गए डीएनए, ठीक है। आरएनए में यूरेसिल होता है, उसी यूरेसिल को मिथिल ग्रुप लगा दो तो मिथाइलेटेड यूरेसिल ही थायमीन होता है, बन गया डीएनए। सो डीएनए इज अ मॉडिफाइड आरएनए, यू नो, दैट्स इट। तो स्टोरेज करने के लिए उसने अपने आप को एक स्टेबल वेरिएशन बनाया आरएनए में। तो यही है आरएनए वर्ल्ड की जादू। तो आपको मैं एक रियलिटी बता देता हूं, अगर आप इस फील्ड में रिसर्च भी करना चाहते हो आगे चल करके, तो आज का जो भी रिसर्च चलता है वो डीएनए के अराउंड नहीं चलता, ये बात को समझ लो। आज का रिसर्च चलता है आरएनए के अराउंड, ठीक है। आरएनए को हम लोग ज्यादा से ज्यादा अभी, क्योंकि पहले बहुत इंपॉर्टेंस दिया हम लोगों ने डीएनए को, आज लोग नहीं देते। जो हमें समझ चुका है कि हमें आरएनए को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो है एक्टिव कंपोनेंट। डीएनए इज इनएक्टिव वन, मतलब इट्स जस्ट अ स्टोरेज कंटेंट, ठीक है। सो डीएनए इज अ मॉडिफाइड आरएनए, दैट्स इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसमें एक मजेदार बात क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो देखो आरएनए दो फॉर्म में काम करता है। इट कैन बी, it is acting as a genetic material also, ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज एक्ट एज ए कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट मतलब ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो प्रोटीन का काम जो है एंजाइम, ठीक है, कैटलिस्ट मतलब एंजाइम, एंजाइम जैसा ये काम करता है, जिसको हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? राइबोजाइम्स बोलते हैं। तो बेटा ये दोनों ही काम कर सकता है आरएनए, मतलब वो जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर सकता है और कैटालिटिक एक्टिविटीज भी कर सकता है, जिसको हम आरएनए कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इनका जब भी हमें मतलब रेफरेंस मिलेगा, 2-3 बार आएगा इसी चैप्टर में, तब तब बेटा हम लोग राइबोजाइम्स ये वर्ड यूज करेंगे। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसमें आपको मतलब लिविंग सिस्टम में विच आर एक्चुअली ओनली कैटेगराइज्ड बाय द आरएनए कैटलिस्ट, नॉट बाय द डीएनए कैटलिस्ट, सॉरी प्रोटीन कैटलिस्ट, दैट इज एंजाइम नहीं करते, उसकी जगह पे काम करता है बेटा राइबोजाइम। तो ये एविडेंट है, ये एविडेंस है कि यार जिस मॉलिक्यूल में जेनेटिक मटेरियल बनने की भी ताकत है, जिस मॉलिक्यूल में एंजाइम जैसी भी ना एबिलिटीज है, पोटेंशियल है, इसका मतलब उसका सेंट्रल रोल है हमेशा से, ठीक है, जब से अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन हुआ है तब से, ठीक है। सो बट देखो, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि आरएनए एक कैटलिस्ट है, तो वाज वेरी रिएक्टिव, ठीक है, इसका मतलब इट्स अनस्टेबल। तो ये क्यों है ना, आरएनए इज अनस्टेबल, आरएनए इज अनस्टेबल। आरएनए बेटा अनस्टेबल है, ज्यादा देर तक वो स्टेबिलिटी नहीं दिखा सकता, मतलब एमआरएनए तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, जैसे उसका काम हो गया खत्म, ठीक है। So that's it, we have to understand DNA has evolved
फ्रॉम द आरएनए। तो जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, DNA is a modified RNA, or we can say DNA is evolved form of the RNA, that you also can write down जिस तरह से हमारी NCERT लिखती है, ठीक है। So DNA being double stranded and having complementary strands further resists the change by evolving up and a process of repair. तो डीएनए में रिपेयरिंग करने की भी एबिलिटी है, आरएनए में रिपेयर करने की एबिलिटी नहीं है। अगर थोड़ा पोर्शन डीएनए का डैमेज हो जाता है ना, तो डीएनए तुरंत अपनी जो भी वो डैमेज्ड पोर्शन है उसको बना लेता है। तो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, डीएनए कैन रिपेयर itself but RNA can't, ठीक है। तो आरएनए ऐसा नहीं कर सकता, डीएनए अपने आप को रिपेयर कर सकता है, ठीक है, और इसीलिए वो डबल स्ट्रैंडेड भी है, बट आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, बट आरएनए डू नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, इसीलिए डीएनए स्टेबल है, आरएनए नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट, डन, ठीक है। तो ये रहा बेटा आरएनए वर्ल्ड के बारे में, ये भी आप पढ़ लो आपके एनसीईआरटी में, जो भी मुद्दे हैं मैंने आपको एग्जैक्टली थोड़े यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। रेमिनेसेंट वाला एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, उसको मैं जैसे ही इवोल्यूशन वाला पोर्शन आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। देखो अभी हमें पढ़ना है बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, और न्यूक्लिक एसिड्स में हम लोग डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अभी हमारा जो स्टार्ट होगा, दोनों ही मॉलिक्यूल को हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेटली बेटा विल टॉक अबाउट द डीएनए, ठीक है। हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, और डीएनए का एंटायरली मतलब डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, है ना, प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग विल सी रिगार्डिंग द डीएनए, इवन डीएनए पैकेजिंग, सारी बातें हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो नंबर 1 चीज है यार, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको पता है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, यू नो, बताओ डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है यार। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये है, इसको बोलते हैं डीएनए, दैट्स इट, है ना। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब मैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्या आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में डीएनए पढ़ा है ना? Yes, sir. है ना, तो क्या कहते हो, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए है, आरएनए का भी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं आरएनए, ठीक है। तो वी नो इट और डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आरएनए के बारे में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे रोल्स वो प्ले करता है, आरएनए का सिर्फ जेनेटिक मटेरियल वाला रोल है नहीं, इट हैज अ लॉट ऑफ, जैसे कि देखो राइबोसोम जो बनता है उसमें आपको आरएनए देखने को मिलता है, राइबोसोमल, तो स्ट्रक्चरल भी काम करता है, ट्रांसफर का भी बेटा, एडाप्टर का भी काम करता है, कैटालिटिक भी, बहुत सारे फंक्शन आरएनए करता है, उतने फंक्शन डीएनए नहीं करता, डीएनए अपना बस स्टोरेज करता है, ठीक है। सो देखो हम लोग सबसे बढ़िया बात करते हैं कि डीएनए क्या है यार। डीएनए एक पॉलीमर है, डीएनए इज द पॉलीमर, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक पॉलीमर है ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि डीएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड व्हाट दैट न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लियोटाइड जो है उसका बेसिक यूनिट होता है, दैट इज ओनली सिंपल थिंग वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ देखो ये बहुत ही लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर है तो लॉन्ग है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके बारे में अगर हम लोग को अभी लेंथ के बारे में बात करनी है डीएनए के, द लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब देखो लेंथ इज ऑलवेज रिलेटेड टू
लेंथ ऑफ द डीएनए इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है बेटा, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है ना, वो डिसाइड करेंगे कि लेंथ ऑफ डीएनए कितनी होगी। इट्स सो सिंपल थिंग, कोई बहुत बड़ा तो लॉजिक नहीं है, रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। न्यूक्लियोटाइड उसका एक एक मोनोमर होता है। ठीक है, या हम लोग जिसको बेस पेयर्स में कैलकुलेट करते हैं कि ओके हम लोग बात करते हैं बेस पेयर। ठीक है, कितने बेस पेयर है, जितना बेस पेयर है उसके हिसाब से हम लोग है ना। तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, लेंथ ऑफ डीएनए इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में बेटा फिक्स्ड है, नंबर फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, ऑर्गेनिजम्स हैव फिक्स्ड लेंथ ऑफ डीएनए और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द डीएनए। फिक्स्ड लेंथ मैंने बोलने से बेहतर होता है, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोल रहे हैं, है ना, वो दैट इज अ बेटर थिंग। तो देखो, ऑर्गेनिजम्स हैव अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ द डीएनए। नाउ फॉर एग्जांपल, हमारे बुक में कुछ एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्या एग्जांपल है भाई? ये वाला है, इसको बोलते हैं वायरस है भैया ये। ठीक है, ये वायरस है। इस वायरस में, ठीक है, हैज 5386 बराबर, ध्यान से, न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि यार ये एक है ना वायरस है, और इसमें लिखा जो है ना वो बहुत स्पेशली है ना। मैं थोड़ी देर बाद में आपसे पूछूंगा कि क्या डिफरेंस है। नाउ सपोज इफ आई विल राइट डाउन हियर बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बैक्टीरिया को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिसको हम लोग, जिसका नाम है लैम्बडा। ठीक है, तो लैम्बडा बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, उनके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा बेटा लगभग इट हैज 48502, ये हमने कैलकुलेट किए हैं बेस पेयर। नोट इट, बेस पेयर। ठीक है, देन फॉर एग्जांपल इश्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है बेटा, इसमें आपको देखने को मिलेगा 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर। ठीक है, दिस इज व्हाट द अमाउंट ऑफ द बेस पेयर इट हैज, द ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, एंड देन सी इन द, इफ वी से द हैप्लॉइड, ठीक है, ह्यूमन डीएनए मतलब 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। इसको अगर आप देखोगे तो इट हैज 3.3 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स। ठीक है, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। आपको ये चार जो एग्जांपल मैंने दिए हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा? बताओ तो। अब ये सब एनसीईआरटी में दिया है, बट बहुत से लोग इसको स्किप ही कर जाते हैं, मतलब समझ ही नहीं पाते कि उसने लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो नहीं लिखा उन्होंने, बट जिस तरह से लिखा है आपको क्लिक होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो चार दिए हैं, एक है लैम्बडा बैक्टीरियोफाज है, ई कोलाई है, या ह्यूमन डीएनए दिया गया है, बट जो 5174 वाला जो वायरस दिया है बेटा, वो क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो बेटा ये जो है, इनमें से कौन है जो आपको लगता है कि जिसका डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए? ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि यहाँ लिखा क्या है, मैंने बोला ना, अंडरलाइन किया हुआ है। बट इसमें क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली ह्यूमंस हैव अ सिंगल स्ट्रैंड। क्या है बात कर रहे हो भाई, ह्यूमंस में तो डबल स्टैंडर्ड है, ह्यूमंस में तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बेटा डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो डेफिनेटली बेटा ये जो वायरस दिया है ना, स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, उल्टा है बोल रहे हो। तो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन यही पूछा, यहाँ आरएनए का तो रोल ही नहीं है। मैंने ये पूछा कि चार में से तीन ऐसे हैं, जैसे बैक्टीरियोफाज है, ई कोलाई है,
हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए है, तीनों में बेटा बेस पेयर लिखा हुआ है। बेस पेयर तभी हो सकता है जब डबल स्ट्रैंड हो, ठीक है, बेस पेयरिंग तभी आएगा वर्ड जब डबल स्ट्रैंड हो। यहाँ पे आपको डबल स्ट्रैंड देखने को मिलता है, बट आपको ये जो क्या बोलते हैं उसको 5174, ये जो है बेटा, ये जो वायरस आपको दिखाया जा रहा है इसमें, जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड लिखा है, मतलब बेसिस, नॉट बेस पेयर। I will write down here and I will write down here. It has a basis, not in a base pairs. तो यहाँ बेस पेयर्स है, यहाँ पे भी बेस पेयर है, यहाँ अंडरलाइन किया बेटा मैंने, बेस पेयर है, बट ऊपर सिर्फ बेसिस है, तो वो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इज इट क्लियर? यस एवरीवन? Yes. है ना? तो ये बेटा सिंपल सी बात है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब सीधा सीधा ही लिख देता हूँ, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। एसएस डीएनए जहाँ पे लिखा ना, वो उसका मतलब क्या है ना, एक्ट एज ए genetic material in some viruses, है ना? लाइक ये जो है 174, ठीक है, या तो क्वालिफेज, ठीक है, या तो S13, ठीक है, ऐसे जो वायरसेस है इनके केस में आपको बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको देखने को मिलता है। ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, तो बी केयरफुल अबाउट कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा बहुत ही सिंपल है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग मतलब देखो